वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 19 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स 2021 सुपरसोनिक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम में टेस्ट सीरीज के अलावा भी बहुत कुछ है। 50 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 4000 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, सीसैट के भी शॉर्ट टेस्ट होंगे, 42 एनसीईआरटी बुक वाइज टेस्ट होंगे, 4 मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के पहले होंगे, 5 से 6 महीने का रिगरस प्लान होगा, 6 to 12 जो एनसीईआरटीज हैं उनकी चैप्टर वाइज वीडियोस होंगी। तो काफ़ी डिटेल्ड प्रोग्राम है ये। 1 जनवरी से इसे स्टार्ट किया जा रहा है। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 को हाल ही में जारी किया गया। इसे जारी किसने किया? इसे पब्लिश किया गया एक अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर, इन दोनों एंटिटीज ने मिलकर इसे जारी किया है। अब नाम से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति की फ्रीडम को इसमें इवैल्यूएट किया जाता है हर कंट्री में। इसमें यह देखा जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल को सिविल, इकोनॉमिक और पर्सनल फ्रीडम कितनी मिल पा रही है। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में कितना स्वतंत्र है, आर्थिक परिदृश्य में कितना स्वतंत्र है, और जो नागरिक अधिकार होते हैं वो उसे कितने मिल पा रहे हैं। 162 कंट्रीज को इसमें इवैल्यूएट किया गया और इंडिया को 111th रैंक दी गई। 2019 में ये रैंक काफी बेहतर थी, दैट वाज 94th। इस इंडेक्स के जरिए हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि कहीं कंट्री में कोई ऐसा कोर्सिव फोर्स तो वर्क नहीं कर रहा जो एक व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता का उपभोग करने से रोकता हो, दैट बार्स एन इंडिविजुअल टू एक्सेस हिज और हर फ्रीडम। पैरामीटर्स में देखिए 0 to 10 का स्केल इस्तेमाल किया जाता है और कई सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर इवैल्यूएशन होता है। रूल ऑफ लॉ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप, मूवमेंट की जो फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम, और कोई व्यक्ति अपने इकोनॉमिक डिसीजंस खुद ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, गवर्नमेंट का आवश्यकता से अधिक इंटरफेरेंस तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। क्या निकल के आया? न्यूजीलैंड ने लिस्ट को टॉप किया, स्विट्जरलैंड और हांगकांग उसके बाद रहे। इंडिया की रैंक 111th 162 कंट्रीज में। चाइना को 129th रैंक दी गई, बांग्लादेश को 139 और पाकिस्तान को 140। सबसे खराब रैंक रही सीरिया की, लास्ट। हमारा अगला आर्टिकल हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक के बारे में है। इंडिया और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर्स ने आपस में मिलकर इस रेलवे लिंक को अभी इनॉग्रेट किया है। जो हल्दीबारी है वो इंडिया में है, ये मैप में देखिए वेस्ट बंगाल में आपको दिख रहा है, और जो चिलाहाटी है वो आपको बांग्लादेश में दिख रहा होगा। ये कोलकाता से सिलीगुड़ी जो ब्रॉड गेज मेन रूट है उसी का हिस्सा है, उस रेल लिंक का हिस्सा है। ये ब्रॉड गेज जो होता है, इसमें जो गेज होता है ना, वो 2 रेल की पटरियों के बीच की डिस्टेंस होती है। ब्रॉड गेज में ये जो डिस्टेंस होती है वो 5 फीट 6 इंच की होती है। आप जो सामान्यतः रेल की पटरियां देखते हैं वो ब्रॉड गेज में ही होती हैं। ये रेल लिंक 1965 के पहले तक फंक्शनल था, लेकिन 1965 के वॉर में चूंकि बांग्लादेश तब पाकिस्तान का हिस्सा था, इसे बंद कर दिया गया था। अभी इसे वापस से शुरू किया गया है, तो आसाम और वेस्ट बंगाल की जो कनेक्टिविटी है बांग्लादेश के साथ वो इसके जरिए बढ़ जाएगी। अब यहां पर देखिए, इसमें रीजनल ट्रेड को भी ग्रोथ मिलेगी, पोर्ट्स को इस रेल लिंक के माध्यम से हम कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि ये पहला रेल लिंक है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इनफैक्ट ये 5वां है। इसके पहले 4 और भी हैं, चारों के नाम यहां पर मेंशन किए गए हैं। पेत्रापोल से बेनापोल, पहला नाम इंडिया में है और दूसरा बांग्लादेश में। गेडे से दरसाना, सिंहबाज से रोहानपुर, राधिकापुर से बिरोल, ये लोकेशंस हैं जिनको लिंक किया गया है रेल लिंक के थ्रू पहले भी। हमारा अगला आर्टिकल प्रोजेक्ट लून के बारे में है। प्रोजेक्ट लून ने अभी एक नया रिकॉर्ड सेट किया अपनी लॉन्गेस्ट स्ट्रेटोस्फेरिक फ्लाइट में, जिसमें वो 312 दिनों तक स्ट्रेटोस्फीयर में टिका रहा। ये तो कॉन्टेक्स्ट है, मे भी क्लैरिटी ना आई हो। देखिए, बेसिक के साथ समझते हैं। हर व्यक्ति को इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जो इंटरनेट टावर्स होते हैं या मोबाइल टावर्स होते हैं उनकी मदद से हर जगह इंटरनेट दिया जा सके। कई सारे रिमोट एरियाज होते हैं, डेजर्ट का एरिया हो सकता है, फॉरेस्ट का एरिया हो सकता है, या रूरल एरियाज हो सकते हैं। वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमेशा बेहतर नहीं हो पाती। तो गूगल ने एक इनिशिएटिव लिया था अपनी एक सब्सिडरी के माध्यम से, जहां पर उन्होंने ये बोला कि हम एटमॉस्फेयर का जो सेकंड लेयर है नीचे की ओर से स्ट्रेटोस्फीयर, वहां पर कुछ गुब्बारे भेज देते हैं
उन गुब्बारों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने वाले डिवाइसेस को हम अटैच कर देंगे और उनको पावर देने के लिए उसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा दिया जाएगा। इन डिवाइसेस को ये गुब्बारा जिसमें हीलियम भर के स्ट्रेटोस्फीयर में भेजा जाएगा, वो रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी देगा। ये देखिए एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। ये है ट्रोपोस्फियर जो सबसे नीचे का लेयर है। जो वेदर एक्टिविटीज हैं वो हमें लार्जली यहाँ देखने को मिलती हैं। ये है स्ट्रेटोस्फियर जिसकी ऊंचाई 11 से 50 किलोमीटर तक होती है। यहीं पर इन जो बलून्स हैं उनको भेजा जा रहा है हीलियम के साथ, ठीक है। अब देखिए इनिशियली जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था तो ये गुब्बारे 100 दिनों तक स्ट्रेटोस्फीयर में रुक पाते थे। उसके बाद इन्हें वापस बुलाना पड़ता था क्योंकि गैस उसके बाद खत्म होने लगती है। लेकिन अभी ये एक न्यू रिकॉर्ड बना है जहां पर ये गुब्बारा बलून 312 दिनों तक स्ट्रेटोस्फीयर में टिका रहा। आगे देखिए ये हीलियम फिल्ड बलून्स होते हैं जो कि एरियल वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं। यहां पर ग्राउंड से जो इंटरनेट एंटीना होता है वो इनको कनेक्टिविटी देता है। उसके बाद ये एरियल कनेक्टिविटी जो वेरियस डिवाइसेस ग्राउंड पर होती हैं रिमोट एरियाज में उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो कई सारे देशों में और उनके टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करके रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी दे रहा है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो कॉर्पाट एक्सरसाइज के बारे में है। इसका जो 35th एडिशन है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में वो अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया। इसमें इंडिया की नेवी और इंडोनेशिया की नेवी पार्टिसिपेट करती है। ये एक प्रकार का एक्सरसाइज जो है इसमें पेट्रोलिंग की जाती है, जैसा कि इसका फुल फॉर्म है इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। इस ज्वाइंट पेट्रोलिंग का उद्देश्य ये होता है कि जो मैरीटाइम रूट्स हैं वहां पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके ताकि इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से चलता रहे। दोनों देशों के बीच में एक समुद्र शक्ति एक्सरसाइज होती है जो कि बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और एक गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भी होती है जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। हमारा अगला आर्टिकल राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में है। बैकग्राउंड के साथ समझते हैं। पूरे देश में जो फार्मर्स हैं वो 3 लेजिस्लेशंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके कई सारे कंसर्न्स हैं, जैसे कि इससे प्राइवेट प्लेयर्स का डोमिनेंस बढ़ेगा। धीमे धीमे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया गया है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के रेट्स होंगे वो एमएसपी से भी नीचे गिर जाएंगे और एपीएमसी मंडीज धीमे धीमे अपनी सिग्निफिकेंस खो देंगी। तो उनकी डिमांड ये भी थी कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं उसमें जो रेट्स तय किए जाएं वो एमएसपी से नीचे ना हो। ऐसे कई सारे कंसर्न्स पे प्रोटेस्ट फार्मर्स के हो रहे हैं। बैकग्राउंड में हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशंस दायर की गई थी जहां पर यह कहा गया था कि फार्मर्स को दिल्ली बॉर्डर से प्रोटेस्ट करने से रोक दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में यह कहा है कि फार्मर्स के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो कर रहे हैं। यहां पर देखिए जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया गया है, जहां हर व्यक्ति को स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी है। 19(1) का ही क्लॉज बी यह अश्योर करता है कि कोई भी व्यक्ति पीसफुली असेंबल हो सकता है, आपस में मिल सकता है अगर वो बिना हथियार के हैं तो इस लिहाज से उनके इस प्रोटेस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यद्यपि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत, मतलब प्रोटेस्ट करने का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। 2 केसेस इस संबंध में आए थे, रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस केस जो 2012 का आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि वो असेंबल हो और पीसफुली प्रोटेस्ट करे और किसी भी आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन के माध्यम से ऐसे प्रोटेस्ट को रोका नहीं जा सकता। इन बिटवीन शाहीन बाग जजमेंट आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपने जजमेंट को अपहेल्ड करते हुए ये बोला कि पीसफुली प्रोटेस्ट करना हर व्यक्ति का अधिकार है बाय लॉ, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, पब्लिक वेज और पब्लिक स्पेसेस को अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑक्यूपाई भी नहीं किया जा सकता। तो ये जजमेंट्स हैं राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर। हमारा अगला आर्टिकल जो है वो करेंसी मैनिपुलेशन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएसए ने अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी करके इंडिया को करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट में डाल दिया है। मतलब अभी इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर नहीं किया गया है, महज करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट में डाला गया है। इसका मतलब क्या है ये जानने से पहले फंडामेंटल के तौर पे करेंसी मैनिपुलेशन का मतलब समझ लीजिए। करेंसी मैनिपुलेशन में होता यह है कि कोई कंट्री अपने देश की करेंसी को डीवैल्यू कर देता है, डीवैल्यूएशन कर देता है किसी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। एग्जांपल के तौर पे हम डॉलर ले लेते हैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। आसानी के लिए कर ये लेते हैं कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज है, हालांकि ये उससे ज्यादा है एग्जाम्पल के तौर पे ताकि समझ में आसानी से आ जाए।
करेंसी मैनिपुलेशन में होगा ये कि रुपए की वैल्यू को कम कर दिया जाएगा, डॉलर की वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा आर्टिफिशियली। यानी कि $1 इज इक्वल टू, सपोज करिए कि इंडिया ने 100 रुपीज कर दिया। अब इतना मैनिपुलेशन होता नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा, कोई कंट्री मैनिपुलेशन करती क्यों है या करेंसी को डिवैल्यू किया क्यों जाता है? इससे उस कंट्री के एक्सपोर्ट को फायदा होता है। एक्सपोर्ट को फायदा कैसे होगा? एक व्यक्ति 50 रुपए की एक टी शर्ट लेकर जाता था और यूएसए में बेचता था, तो उसे $1 मिलते थे। डॉलर इंडिया में आके 50 रुपए हो जाता था। लेकिन अब ये डॉलर जब इंडिया में आएगा तो 100 रुपए हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है। अब इस एक्सपोर्टर को फायदा होगा। इस एक्सपोर्टर को तो फायदा होगा, इससे यूएसए को कैसे नुकसान होगा? देखिए, पहले सपोज करिए जो अमेरिका का व्यापारी है वो $5 में 5 टी शर्ट लिया करता था। अब चूंकि इस ट्रेडर को इंडिया में बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, 100 रुपए मिल रहे हैं, तो इसके पास विंडो है अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने का। वो अमेरिका के ट्रेडर से बोल सकता है कि आप मुझे $5 ही दीजिए, मैं आपको 7 टी शर्ट दे दूंगा। अब ये दे सकता है क्योंकि इसे ज्यादा फायदा हो रहा है, विंडो है। इससे जो अमेरिका का ट्रेडर है वो इंसेंटिवाइज होगा। वो ये भी बोल सकता है कि मैं आपको $10 दे देता हूं, आप मुझे 14 टी शर्ट दे दो। मतलब कि इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड भी फॉरेन मार्केट में बढ़ जाएगी, अमेरिका में एग्जांपल के तौर पे बढ़ जाएगी। लेकिन अमेरिका को नुकसान ये होगा कि अब अमेरिका का ज्यादा डॉलर इंडिया में आएगा। इससे जो ट्रेड सरप्लस है वो इंडिया के फेवर में हो जाएगा और अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ेगा इंडिया के साथ। इस चीज को लेकर हर कंट्री कंसर्न रहती है। तो अमेरिका को कैसे नुकसान हुआ, इंडिया को कैसे फायदा हुआ, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन करेंसी मैनिपुलेशन होता कैसे है, ये भी तो बड़ा सवाल है। करेंसी मैनिपुलेशन किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है। देखिए, करेंसी मैनिपुलेशन होगा तब या किसी भी करेंसी के दाम बढ़ते या घटते हैं डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म पे। अगर मार्केट में डॉलर की संख्या ज्यादा है तो रुपये के कंपैरिजन में डॉलर की वैल्यू कम रहेगी। लेकिन अगर मार्केट में डॉलर कम हो जाए तो फिर कोई भी एक व्यक्ति ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा डॉलर को लेने के लिए। डॉलर मार्केट में कम हो जाए, इसके लिए आरबीआई एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिफिशियली डॉलर को खरीद ले और अपने फॉरेक्स में डाल दे। इससे आरबीआई का फॉरेक्स बढ़ जाएगा, मार्केट में डॉलर कम हो जाएगा और रुपए की वैल्यू गिर जाएगी डॉलर के कंपैरिजन में। अब किसी व्यक्ति को चूंकि डॉलर कम है तो ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे डॉलर लेने के लिए। तो ये तरीका है। अगर इस काम को आरबीआई आर्टिफिशियली कर रही है तो इससे सामने वाला देश आरोप लगा सकता है कि आप करेंसी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जैसा कि आरोप यूएसए ने इंडिया के ऊपर लगाया है। अब इससे कोई इमीडिएटली नुकसान नहीं होता, कोई पेनल्टी नहीं लगती अगर वॉच लिस्ट में डाल दिया या फिर करेंसी मैनिपुलेटर भी डिक्लेयर कर दिया तब भी। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस गिरता है कि ये कंट्री करेंसी मैनिपुलेशन जानबूझ के कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में नुकसान होने की संभावना रहती है इकोनॉमिकली। किसी कंट्री को यूएसए किस आधार पर करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर करता है? एक्चुअली में यूएसए में उनके पास प्रावधान है कि वो अगर कोई देश अनफेयर करेंसी प्रैक्टिस कर रहा है तो करेंसी मैनिपुलेटर उसको बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर उनके पास 3 क्राइटेरिया है ऐसा करने के लिए। सबसे पहले तो किसी ऐसे देश को ही करेंसी मैनिपुलेटर यूएसए बनाता है जिसके साथ उनका ट्रेड डेफिसिट कम से कम $20 बिलियन से ज्यादा का हो। और इंडिया का अभी $22 बिलियन का सरप्लस है यूएसए के साथ, मतलब यूएसए का डेफिसिट ज्यादा है $20 बिलियन से, 22 का है, तो वो इंडिया को इस क्राइटेरिया में डाल सकते हैं। ये तो तय हुआ, मतलब ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर किसी करेंसी जो कंट्री है वो उसका करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो 2% जो उसका जीडीपी है उसके इक्विवेलेंट या ज्यादा हो जाए, पिछले 12 महीनों का इवैल्यूएशन लेते हैं, तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जो वन साइडेड इंटरवेंशन है, मान लीजिए आरबीआई डॉलर खरीद रहा है, अगर उसकी वैल्यू उस कंट्री के जीडीपी के 2% से ज्यादा हो जाए तब उसे करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाल सकता है यूएसए। अब इंडिया की बात करें कि इंडिया को कैसे डाला, इसमें देखिए एक रूल होता है, अगर तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर कर देते हैं। अगर 3 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, एक नहीं हुआ, तो उसे करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में डाल देते हैं। तो इंडिया पहला और तीसरा फुलफिल करता है, दूसरा नहीं करता, इसीलिए इंडिया वॉच लिस्ट में है। अभी जो ट्रेड सरप्लस है इंडिया का वो $22 बिलियन का है ऑलमोस्ट, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा ये है कि जो फॉरेक्स परचेज किया गया है इंडिया के द्वारा वो $64 बिलियन का है, जो कि इंडिया की जीडीपी का 2.4% है, मतलब हमने तीसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दिया, तो हम वॉच लिस्ट में चले गए। अब इससे तुरंत के तुरंत कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसमें देखिए लॉन्ग टर्म में अगर हम करेंसी को डीवैल्यू कर रहे हैं तो हमें भी तो कभी डॉलर देना होता है। जैसे हम पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट तो इंसेंटिवाइज होता है, लेकिन इंपोर्ट में लॉस होता है, तो यहां पर इंपोर्ट में नुकसान होता है। आरबीआई को चाहिए ये ऐसी कंडीशन में अगर आरोप लग रहा है तो आरबीआई अपने फॉरेक्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है, मतलब फॉरेक्स बढ़ाने के लिए डॉलर ही क्यों परचेज करना है, हम कोई और जैसे गोल्ड हो गया,
इसके जरिए भी हम अपना जो फॉरेक्स है उसे इनहेंस कर सकते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के बारे में है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है प्रसारण करना। जैसे किसी शो या फिर प्रोग्राम का प्रसारण किया जाता है न्यूज चैनल्स के द्वारा तो उसे ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। प्रसार भारती की जो सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति जी, उन्हें अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। अब एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है क्या? ये एक नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन है जहां पर दुनिया भर के ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर बने हुए हैं। 1964 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर मलेशिया के या सेक्रेटेरिएट मलेशिया के कोलालमपुर में है। मेंबर्स देखिए इसके 272 मेंबर्स हैं 76 कंट्रीज से। इस वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग यूनियन बन जाता है और ये वर्ल्ड ब्रॉडकास्टर्स यूनियन का भी मेंबर है। देखिए ये एक इंफॉर्मेशन है, आप इसे भी ध्यान में रखिए। जैसे अभी तक मुक्केबाजी का कंपटीशन होता है, तो क्या योगा का भी कंपटीशन हो सकता है क्या? अभी तक नहीं हो सकता था क्योंकि योगा कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट नहीं था। लेकिन अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने मिलकर योगासन को फॉर्मल रिकॉग्निशन दे दिया है एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। इसके कई सारे फायदे होंगे। अब योगा को भी स्पोर्ट के फॉर्म में कंपटीशन में लाया जा सकेगा। इससे नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज डेवलप होंगी ताकि योगा को और प्रमोट किया जा सके। योगा इनकरेज होगा, इसको लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस भी स्प्रेड होगी। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, ट्रू फॉल्स बताइए आप। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा ने मिलकर पब्लिश किया। कॉर्पाट एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका के बीच में। राइट टू प्रोटेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में, जहां पे सिटीजन्स के पास राइट टू असेंबल है पीसफुली बिना आर्म्स के। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1964 में स्टैब्लिश किया गया। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।